और बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज आप लोगों के लिए जैसा कि एग्ज़ाम हुआ है, RO का 2016 का पेपर है, तो हम लोग रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कि रीजनिंग के टोटल 14 प्रश्न आए हुए थे और उन प्रश्नों को आइए हम लोग देखते हैं कि कितनी आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। आपने पेपर भी दिया होगा और देखा होगा कि प्रश्नों को हम लोग बहुत तेज़ी से सॉल्व करने की सारी टेक्निक सीखे भी हैं और कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपके सामने ये आपका एनालॉजी चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एनालॉजी, सहसंबंध या सहरूपता। तो इसमें क्या होता है कि जो रिलेशन यहाँ पर होगा सेम रिलेशन इधर भी होगा। कहने का मतलब है कि हमको ये देखना होता है कि जो यहाँ पर आपस में जो सिमिलरिटी दिखेगी, सेम सिमिलरिटी इधर होना है, बशर्ते हमको इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि आखिर क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभी होता है इन नंबर का मल्टीप्लाई होके आता है यहाँ पे, कभी कभी इन नंबर को ऐड किया जाता है, कभी होता है कि डिवाइड किया जाए, कुछ भी होगा और उसके बाद ये हमारा आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 6 और 3 अगर इनको ऐड करते हैं तो 6 3 कितना हो रहा है 9। अगर 6 3 9 हो रहा है तो सेम हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ वाले नंबर को भी अगर हम लोग दोनों नंबर को ऐड करें तो ये वाला नंबर हमारा आ जाए। अब आपको ऑप्शन में ये चीज़ चेक करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 6 और 8 है, इनको अगर ऐड करते हैं आपस में तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और हम लोग का ये 14 आने का मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग का ए होगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं 4 2 6 तो हमारा 6 नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 9 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जा रहा है और 6 5 जोड़ेंगे तो 11। कहने का मतलब है कि जो नियम यहाँ पे लगा सेम नियम इस तरफ भी लगाना है और वो नियम हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में आ गया। ठीक, कहीं पर कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सही युग्म का आपको चयन करना है। ये भी देखिए इसमें भी क्या है कि जो रिलेशन आपको यहाँ पर दिखेगा सेम रिलेशन आपका इधर भी दिखना चाहिए। ये भी उसी एनालॉजी से ही रिलेटेड ये भी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए जैसे कह रहा है कि सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में से वही संबंध हो जैसा कि नीचे दिखाया गया है। जो रिलेशन यहाँ पर है सेम रिलेशन हमको यहाँ पर देखना है। जैसे कि डायनासोर और ड्रैगन ये दोनों क्या हैं, एक ही प्रजाति से हैं और इन दोनों का जो रिलेशन है कि सेम प्रजाति के हैं और उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सेम प्रजाति की जो है अर्थात सेम चीज़ें अगर हम लोग ध्यान देखें यहाँ पर दें तो यहाँ पर हिम है और क्या है बर्फ है। ये अर्थात ये समझिए कि जैसे हिम है, हिम क्या है, हिम से ही बर्फ बनता है। आप ऐसे समझिए कि ये दोनों चीज़ें सेम चीज़ें हैं और वैसे ही यहाँ पर क्या है डायनासोर और ड्रैगन ये दोनों क्या है सेम प्रजाति के हैं। बाकी को अगर आप ध्यान से देखें विकास, देवी प्रकाशन, गोरिल्ला, सैनी ये सब क्या हैं, इनमें आपस में किसी प्रकार की कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो इसलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखिए यहां पर कह रहा है कौन सा अंक आगे आएगा। ठीक, अगर हम लोग आगे बढ़ें यहां पर देखें तो 8 है, 15, 28 इस तरीके से दिया हुआ है। अगर यहां से देखें 8 दूना 16 -1 करें तो कितना हो रहा है 15 और यहाँ पर देखिए 15 दूना 30 -2 करिए तो 28 और 28 दूना 56 और 56 में जब आप 3 माइनस करेंगे तो 53। इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसे ही सीरीज चलेगी। सब में देखिए मल्टीप्लाई 2 हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई 2 के बाद -1 हुआ, यहाँ -2 हुआ, -3 हुआ, तो अगले वाले में मल्टीप्लाई 2 -4 होगा। अब मल्टीप्लाई 2 -4 करेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई 2 करके सॉल्व करके -4 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा डी और यही आ जाएगा 102। क्योंकि देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 106, 106 में जब 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 102। हम लोग का डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग के सामने यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पर कुछ नंबर आपको लिखे गए हैं और ये बताना है कि इस स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए इसमें क्या रूल होता है कि कभी आपका रो में चलेगा, कभी ये कॉलम के हिसाब से चेक करेंगे। डिपेंड करता है
कि क्वेश्चन को देखने पे हम लोग को आभास हो जाता है कि कहाँ से हम लोग प्रश्न को उठाएंगे। इस पर क्या है, हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन पे आपको करवाते हैं कि आप प्रश्न को तुरंत पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो देखिए, पहले ये देखिए कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई टू 9 दूना 18, यहाँ से देखिए इसको 13 दूना 26, तो यहाँ पर जो नंबर होगा उसका भी मल्टीप्लाई 2 होगा। अर्थात इस जगह पे अगर हम लोग 10 रखेंगे तो 10 दूना कितना होगा 20, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन से। इस प्रश्न को देखिएगा, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। तो देखिए डायरेक्शन में पश्चिम साइड में कितना गया 15 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। चलिए भाई, 15 गया, फिर बाईं ओर मुड़ा और कितना गया 20 गया। फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 25 गया। अब देखिए 25 जाना है भाई, तो ये 15 है तो 15 से ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाईं ओर मुड़ा 25 गया, फिर बाएं मुड़कर 20। अब देखिए अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी होगी। अच्छा, ये भी 20 गया। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए 20 किलोमीटर की दूरी तय की, वह अपने घर से अब कितनी दूर पर है। तो देखिए घर उसका यहाँ पर था और यहाँ से ये डिस्टेंस बताना है। तो ये देखिए टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ 25 है और ये कितना है 10। अगर 25 में 10 हम, ये 15 है, 25 में अगर ये 15 माइनस करेंगे तो हम लोग आएगा कितना 10। अर्थात उसके घर से अब उसकी दूरी टोटल कितनी है 10 किलोमीटर। और इस आधार पे हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। ठीक, सीधा बस ये ध्यान देना है कि कहाँ से कैसे चलना है। अब यहाँ पे जैसे मोहित क्या है, वेंट टू 15 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, तो अपने घर से पश्चिम में जा रहा है। डायरेक्शन तो आपको पता है कि इस जगह पे इधर चलेंगे, पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर पूरब और इधर दक्षिण। तो पश्चिम में कह रहा है 15 गए, फिर बाएं मुड़े, लेफ्ट मुड़ेंगे 20 हुआ, फिर लेफ्ट मुड़े 25, फिर लेफ्ट मुड़े 20। अब यहीं पर पहुँचा है तो आपसे पूछा था ये डिस्टेंस, तो आप ये जानते हैं कि अगर 25 है तो यहाँ से यहाँ ये भी 25 होगा और यहाँ तक की दूरी 15 है, तो ये कितनी होगी 10 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा एक और सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न है आपका क्लासिफिकेशन से संबंधित है। क्लासिफिकेशन जिसको आप बोलते हैं वर्गीकरण या विषम छांटना बोलते हैं। यहाँ पर आपको 4 चीज़ें दिया है, इसमें 3 का नेचर एक जैसे होगा और एक का डिफरेंट होगा। वही डिफरेंट वाला आपको बताना है कि वह कौन सा है। तो देखिए अगर आप वैसे ध्यान दें तो यहाँ पर आप जैसे 84 हैं, सॉरी 94, 67, 85, 13, अगर हम लोग इनको ऐड कर दें 9 4 13, 7 6 13, 8 5 13। अब आप बताइए, और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 1 4। कहने का मतलब इन तीनों का नेचर एक जैसे हैं कि उन 2 डिजिट को जोड़ने पर सबका योग 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा सही माना जाएगा, जो कि अन्य 3 से क्या है भिन्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है और इस प्रश्न को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ए बी का भाई है, ध्यान दीजिए भाई, ए किसका भाई है बी का भाई है, तो भाई है तो ए प्लस मीन्स हो गया पुरुष। आगे कह रहा है सी का विवाह डी से हुआ है। देखिए सी का विवाह अगर डी से हुआ है तभी हम लोग यहाँ पर उसको बना नहीं सकते हैं। थोड़ा सा रुकिए, आगे प्रश्न को पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि सी बी का भतीजा है, देखिए सी किसका भतीजा है बी का, बी के भतीजा होने का मतलब है उसके भाई का लड़का होगा, और उसके भाई का बी का भाई का लड़का है, तो ये कौन है सी। सी कह रहा है बी का क्या है भतीजा है, भाई का लड़का है, नीचे की पीढ़ी में आया। अब फिर पीछे आइए, पीछे कहा गया था कि सी का विवाह किससे हुआ है डी से। अब देखिए सी का विवाह हुआ है और किससे हुआ है डी से। अगर सी पुरुष है तो डी क्या होगी महिला होगी, क्योंकि जो जोड़ा बनेगा पुरुष महिला का ही जोड़ा होता है। आगे कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है। भाई इस ए का डी से संबंध बताना है। ये रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन देखिएगा, इसका ये कौन है पति है और उसके पति का ये कौन है पिता है, तो पति का जो पिता होता है क्या कहलाता है ससुर, और ये हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
यदि कारपेट को कोड भाषा में ये लिखा जाता है TCAPR, तो नेशनल को कोड भाषा में कैसे लिखेंगे ये हम लोग को बताना है। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। CARPET, यहाँ पर दिया है TCEAPR, है ना। देखिए इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो लेटर यहाँ पर है सेम लेटर हमको इधर भी दिख रहा है। किसी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट लेटर में नहीं हुआ कि कोई अलग सा लेटर आ गया हो। जो लेटर इधर है सेम लेटर आपका इधर भी है। तो ऐसी स्थिति में आप केवल उसकी पोजीशन को ध्यान दिया करिए कि कौन सा लेटर कहाँ पर है, कोई जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो देखिए सबसे लास्ट में लेटर था उस लेटर को सबसे पहले यहाँ लिखा गया, फिर उसके बाद जो सबसे पहले था उसको लिख दिया गया, फिर लास्ट वाला लिखा गया और फिर पहले वाला लिखा गया, फिर लास्ट वाला लिखा गया। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए 3 3 6, हाँ देखिए गड़बड़ टाइप हो गया क्या कुछ। TCAPR, यदि कारपेट को कोड भाषा में TCEAPR, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए T है तो T हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ C हुआ, फिर E हुआ, फिर उसके बाद A हुआ, फिर यहाँ पे देखिए P आया और फिर उसके बाद R आया। समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर पहले T, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समझाने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कारपेट है ना, अब यहाँ पर देखिए हमारा टारगेट ये है कि देखिए यहाँ पे लिखा है TCEAPR, है ना। देखिए पहले आपका क्या हुआ कि ये T आ गया, फिर उसके बाद इधर वाला आया C आया, फिर E आया, फिर उसके बाद A आया, फिर उसके बाद P आया और फिर उसके बाद R आया। यही तो हो रहा है TCEAPR। सेम यही प्रोसेस आपको किस में अप्लाई करना है, नेशनल में। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान से समझिएगा। NATIONAL, है ना। अच्छा अब देखिए इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप ऐसे चाहे इसको डिवाइड कर लिया करिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए पहले क्या होगा, L आएगा, फिर इधर वाले से उठाएंगे N आ जाएगा, फिर यहाँ से देखिए A आपने उठाया, फिर यहाँ से उठा लिया, फिर इधर से देखिए N उठा लिया आपने, इधर भी T उठा लिया, फिर यहाँ से O उठाया और इधर से हो जाएगा I। आप मिला दीजिए ऑप्शन में, कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। देखिए C ऑप्शन में देखिए LNAANTOY, और यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक, अब देखिए जैसे आप करते जा रहे थे यहीं पर पहुंचते, ध्यान दीजिएगा और ऑप्शन पे नज़र मारते रहा करिए। देखिए कि यहाँ तक पहुंच रहे थे, अब तो चूंकि हमको समझाना है चीज़ों को इसलिए हमने पूरा लिखा। अदरवाइज आप परीक्षा में क्या करिए, जैसे आप देखिए AA आया, AA आपको और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा था पहले, अगर इसी में दिखा तुरंत इसी ऑप्शन को क्या करना था, सही कर देना था, ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं था। अब इसी में क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी होते हैं पूरा का पूरा निकालते हैं। पूरा का पूरा निकालने की क्या जरूरत है, सीधा आप प्रोसेस समझे, तुरंत देखिए कि यहाँ पर AA हो रहा है तो AA किस में है, बस उठा के तुरंत रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी जो है ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके मैथ से रिलेटेड है, ट्रेन रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर है कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटे विलंब हो जाएगी, है ना। देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा, 3 मिनट विलंब से चल रही है और उसको कितना 1 घंटे विलंब होना है। कितना विलंब होना है, 1 घंटे विलंब होना है। तो आप बताइए अगर 3 मिनट विलंब से चल रही है और 1 घंटे विलंब होना है, आपको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर 3 मिनट विलंब से चल रही है इसका मतलब है
कि उसको अभी कितना चलना पड़ेगा, 57 मिनट अभी उसको विलंब होना पड़ेगा। कितना मिनट, 57 मिनट। और आपको ये भी दिया है कि वो गाड़ी जो है प्रत्येक मिनट में वह 3 सेकंड विलंब हो रही है। 1 मिनट में कितना विलंब हो रही है, 3 सेकंड, और हमको 57 मिनट उसको विलंब करना है। तो ये कितना आपसे पूछा जा रहा है कि ये रेलगाड़ी कितने मिनट में 1 घंटे विलंब हो जाएगी। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि पहले तो जो मिनट में दिया है इसको आप सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट में कह रहा है 3 सेकंड विलंब हो रही, तो सेकंड में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो प्रश्न हमारा आसान हो जाएगा। तो देखिए 57 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 4 34, इतना सेकंड आ गया भाई, 34-20 सेकंड है ना। मतलब उसको विलंब होने के लिए 3420 सेकंड की जरूरत है। अब आप देखिए कि 3 सेकंड विलंब होने में कितना मिनट लग रहा है। अगर 3 सेकंड विलंब होने में उसको 1 मिनट लग रहा है तो इतना सेकंड है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीधा सा तरीका यह है कि देखिए 3420 सेकंड आपके पास है, और हमको ये देखना है कि 3 सेकंड विलंब होने में 1 मिनट लग रहा है, तो इतने सेकंड विलंब होने में कितना मिनट लगेगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 3 सेकंड 1 मिनट में विलंब हो रहा है 3 सेकंड, सीधा कैंसिल कर दीजिए। 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, फिर उसके बाद 3 चौ 12, इतना मिनट लगेगा। मतलब कह रहा है कि यह रेलगाड़ी कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलंब होगी, 1140 मिनट के बाद गाड़ी हमारी 1 घंटे विलंब हो जाएगी। तो आंसर हम लोग का क्या आएगा, 1140 मिनट। फिर से समझा दे रहे हैं, बात को समझिएगा, बहुत ही आसान सा है प्रश्न, कोई इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, वह आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि वह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि रेलगाड़ी जो है कह रहा है कि 3 मिनट विलंब से चल रही है। 3 मिनट अगर विलंब से चल रही है और कहा जा रहा है, कुल मिलाकर आप ये समझिए कि उसको 1 घंटे विलंब होने में कितना समय लगेगा। तो 3 मिनट अगर विलंब से चल रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी उस गाड़ी को विलंब होने के लिए कितना मिनट चाहिए, 57 मिनट चाहिए। 57 मिनट अगर चाहिए तो 57 मिनट को सेकंड में बदल दिए तो कितना आ गया, 3420 सेकंड। और आपको ये पता है कि 1 मिनट में गाड़ी जो है 3 सेकंड विलंब हो रही है। तो अब बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड, उल्टा सोचिएगा, 3 सेकंड विलंब होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। तो इसका मतलब है जब 3420 सेकंड आपके पास है विलंब होने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा, तो बस सीधा आपने डिवाइड कर दिया 3 सेकंड से, तो आ गया टोटल इतने मिनट हमको लगेंगे। और ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एच इक्वल टू 41। देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। अगर कह रहा है एच इक्वल टू 41, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या तो होता क्या है, तरीका सीधा सीधा जोड़ लेते हैं इनकी पोजीशन वैल्यू के हिसाब से, या कभी होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, बहुत सारे तरीके से होते हैं, या कभी कभी होता है कि इनके अपोजिट अक्षर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके अपोजिट अक्षर पर बात करें तो यच का अपोजिट अक्षर क्या होता है, यस, और यस की पोजीशन वैल्यू, मतलब ये समझिए ये अपोजिट है, अपोजिट की बात हो रही है। और ई का अपोजिट लेटर वी होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 22। टोटल अगर हम लोग जोड़ लें तो कितना हो रहा है, 41। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे लेटर है उसके अपोजिट लेटर की पोजीशन वैल्यू को ऐड किया गया है। उसी प्रकार से हम लोग का ये सी भी है, इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो 8 होगा, इसका 19 होगा और इसका 22 होगा, अपोजिट लेटर की वैल्यू। सीधा अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 49। अब हमको बताना किसका है भाई, देखिए देम का बताना है, THEM, देम का बताना है। तो टी का अपोजिट लेटर क्या होता है, जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है, 7। एच के अपोजिट लेटर की वैल्यू 19, ई का 22, एम का 14। अब देखिए जोड़ लिया जाए, 9 7 16, 16 2 18, 18 4 22। फिर देखिए 1 2 3 1 4 2 6। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा,
ये 62। क्लियर है? मतलब अपोजिट लेटर की वैल्यू को, क्रमांक वैल्यू को ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न आपको हमेशा क्लास में हम कराते रहे हैं। और आप बच्चों अगर हमारी पुरानी अगर नोट्स उठा के भी देखेंगे तो उसमें भी मिलेगा। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि हूबहू उसमें से आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? अब यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर की बात है, वहाँ पे जनवरी का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। तो आप ये बताइए 3 दिसंबर को रविवार कह रहा है, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 3 दिसंबर 2000 को रविवार है और बताना है 3 जनवरी 2001। बस जैसे ही दिसंबर 2000 बीतेगा तो 2001 की 3 जनवरी ही पूछ रहा है। तो पहले आप ये देखिए 3 दिसंबर अगर जनवरी में चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना दिन? 28 दिन। 28 दिन इसमें बचेगा और 28 का शेष कितना आता है बच्चों? 0, 7 से भाग देंगे और उसके बाद 3 जनवरी है, सीधा सीधा कुल मिला के 3 हमको 3 दिन ऐड कर देना है। तो रविवार में आप 3 दिन ऐड करिए तो कौन सा दिन आएगा? बुधवार। और ये हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बहुत सा आसान सा प्रश्न है, बशर्ते हमने आपको लिख के दिखाया, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप ऐसे देखते आंसर तुरंत आता, कुछ सोचना ही नहीं था कि अरे यार 3 दिसंबर है, दिसंबर में 3 दिन चला गया, 28 दिन बचा, 28 को 7 से भाग देंगे, से 0 आएगा, कोई मतलब नहीं। जनवरी में 3 को कह रहा है तो 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे, रविवार में 3 दिन आगे बढ़ेंगे, बुधवार आपका आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से, ये भी देखिए एनालॉजी से ही रिलेटेड है। स्वप्न का वास्तविकता से रिलेशन दिखा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें स्वप्न और वास्तविकता में एक तरीके से देखें तो अपोजिट का रिलेशन है। तो यहाँ पर आपको मिथ्या से कह रहा है कि मिथ्या का संबंध निम्नलिखित में किससे है? असत्य से है। सत्य, मिथ्या मतलब होता क्या? झूठ। अब झूठ का उल्टा क्या हो जाएगा? सत्य, ट्रुथ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अपोजिट का रिलेशन है। आगे देखिए आपका ये भी क्या है? मैट्रिक्स फिगर एंड नंबर फिलअप करने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो छोटी वैल्यू हो वहीं से हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं और हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 दूना 14 और 4 18। ठीक, 18 दूना 36 और 36 4 40। आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई 2 + 4 चल रहा है भाई, वैसे यहाँ भी हम लोग चल देंगे। 40 दूना 80 और 80 4 84 और 84 मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे भी आप जाएंगे, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। मल्टीप्लाई 2 + 4। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों को दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? आप हमारी नोट्स उठा के देख लीजिएगा, जहां पर हमने वर्बल नॉन वर्बल हमने पढ़ाया था। नॉन वर्बल में जब आपको ये मिरर इमेज, वाटर इमेज पढ़ाया गया है तो उसमें हमने क्या है कि नोट में भी ये चीज़ें लिखा दिया है और आपको वहाँ पर पूरा बाकायदे समझा दिया हूँ कि कहाँ पर ये चीज़ कैसे है। इसके प्रश्न को समझिए, वर्णमाला के कितने बड़े अक्षर का दर्पण में समान प्रतिबिंब होता है? जैसे सपोज करिए ए है, ठीक, अगर हम लोग मिरर यहाँ पे लगाते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनता है। जैसे यच है, यच में क्या है कि इसका भी प्रतिबिंब सेम होता है। अब जैसे मान लीजिए बी है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा आपको नजर आता है। तो इस टाइप को हमको नहीं लेना है, हमको इस टाइप से लेना है कि जिसमें क्या है कि जिसका इमेज भी देखा जाए तो सेम आपको दिखे। अब ऐसी स्थिति क्या है कि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों में होती है। बड़े बड़े लेटर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने लेटर होते हैं? 11। तो कुल मिला के है क्या कि यही सब आसान से प्रश्न आए थे एग्जाम में और बस आपको कुछ नहीं करना था। आप जितना भी पढ़े थे एक बार अगर पूरा रिवाइज कर लिए होते तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो आपकी नोट से बाहर आया है। और उसके लिए क्या है कि कभी भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार हमारा नोट्स पूरा एक बार रिवाइज कर लिया करिए, कहीं पर किसी प्रकार को आपको कोई समस्या नहीं होगी। और इसी तरीके से जो भी एग्ज़ाम आते रहेंगे बच्चों, हम आपको पूरा उसका सॉल्यूशन सहित सारी चीज़ों आपको देते रहेंगे। ठीक है, मैं आशीष पांडे
और मेरी बुक्स भी आती है रीजनिंग की, आप उस बुक्स को भी देख लीजिएगा, उससे हूबहू क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के आए हुए आपको मिल जाएंगे। आप लोग मेक माई कैरियर से जुड़िए। यहाँ पर क्या है कि हम लोग हर प्रकार के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न, आपको प्रैक्टिस सेट, नोट्स, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। और आगे आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। और भी अगर जिस भी प्रकार के एग्ज़ाम होंगे उन सब का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू बच्चों।